नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। पहली खबर गोरखपुर से है, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गोरखपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन सफल रहा और संजय निषाद ने कहा कि मछुआरों की लड़ाई मैंने अकेले शुरू की थी और आज ये एक बड़ी ताकत बन चुकी है। जयप्रकाश रुद्रपुर वाले विधायक जी की पूर्व सांसद अच्छा, जो हाथी से आए हुए हैं, पायलटेड जो आए हुए हैं, और वो कह रहा है कि जयप्रकाश तुम्हारे यहाँ विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश रुद्रपुर से हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अब जो अभी उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, जो हाथी से आए हुए हैं बेचारे हैं, उनके बारे में जो आप कह रहे हैं, तो आज के दिन में अच्छा जो अखबारों में मैं भी कल पढ़ा था और आप लोगों ने उसको चलाया भी था कि भाजपा को समाज को टिकट देगी। मैं चाहता हूँ 403 टिकट दे दे भाजपा, वह विधानसभा निषाद में हो जाए, अधिक से अधिक निषाद वहाँ अधिक पहुँच जाए। मैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले इसको पूरा हो जाने दीजिए ना। हम कहते हैं कि हम स्वागत करते हैं, अगर ऐसा टिकट पूरा 403 दे देती है भाजपा तो अच्छी बात है। पहले तो भाजपा में निषादों को टिकट देगी, हम तो ये चाहते हैं कि 403 में से 403 दे दें। लेकिन क्या मुझे आपसे एक बात पूछनी, जो निषादों को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं, क्या भाजपा उन्हें गारंटी है कि उन्हें टिकट देगी कि नहीं देगी? 2027 में क्या हुआ, किस तरीके से मिला कि नहीं मिलेगा? हम तो कहते हैं 2024 में जैसे खाली हाथ रह गए और कभी कुंभ कभी इधर उधर सम्मेलन करते रहे, लेकिन कुछ मिला नहीं, 0 सन्नाटा रहा। लेकिन मैं 2023-22 में अपने दूसरे पार्टी में रहने वाले विनोद बिंद को, जिनको टिकट नहीं मिल रहा था, पीयूष रंजन को मैंने लाया, 5 सीट लाया था, आए हमारे साथ। हम तो वैसे विधायक बनाएंगे, मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने आए। हम तो चाहते हैं कि यहाँ से और लोग भी विधायक बने, अधिक से अधिक जो बने। मैं तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है 403 पे लड़ा दे तो निषाद पार्टी की जरूरत कहाँ रहे? हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है, अधिक से अधिक निषाद जाए वहाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में सरकार की पहल पर प्रकाश डाला गया। सीएम ने कहा कि युवा अपार ऊर्जा के स्रोत हैं और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी मौजूद है। उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में लगभग 96 लाख यूनिट्स को पुनर्जीवित करने का महत्व भी बताया। क्या कुछ उनकी ओर से आगे कहा गया, सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मिशन रोजगार के अभियान की कड़ी में विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सकें, उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है और यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर है, पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, उसका परिणाम था कि जिस प्रदेश में पहले गांव का गांव प्लान करता था रोजगार के लिए, आज वो स्वयं भी अपने यहां रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए, परंपरागत उद्यम के क्लस्टर यूपी के अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुरूप उसको प्रोत्साहन न मिलने के नाते इंस्पेक्टर राज के कारण, तमाम संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण
वह बंदी के कगार पर पहुंच गया। 2017 में जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने फिर से उन संस्थाओं को देखा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एमएसएमई यूनिट की 96 लाख जो यूनिट यूपी के अंदर हैं, उनमें से जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया है उन सबको हम लोगों ने 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी राज्य की तरफ से उपलब्ध करवाया है। आप याद करिए, अगर एक यूनिट अपने यहां 2 से लेकर 10 तक लोगों को काम दे रहा है, कितने लाख लोगों को उसने अपने यहां कार्य दिया होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों में जाती है संख्या। ये लोग पहले बाहर जाते थे, काम ढूंढते थे, आज उन्हें उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के प्रदेश में उन युवाओं को कार्य का एक मंच मिला है। ये सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया, और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप लिखेंगे तो ये संख्या बढ़ करके उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय हैं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, जहां 5 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। जय नारायण सिंह लखनऊ डीजीपी बनाए गए हैं। एमके बशाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशांत कुमार द्वितीय एडीजी बनाए गए हैं, तो वहीं उपेंद्र अग्रवाल आईजी खुफिया विभाग बनाए गए हैं। सत्येंद्र कुमार ने डीआईजी आगरा का पदभार संभाला है। तो ऐसे में नई जिम्मेदारी के साथ यहां पर तमाम अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर इन अधिकारियों को किया गया। कुल मिलाकर 5 अधिकारी जिनके ट्रांसफर यहां पर हुए हैं, और इसके पीछे उद्देश्य एक ही कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा सजग और सुदृढ़ बनाना है, और आने वाले समय में लोगों की समस्याओं का निस्तारण और उनका हल जल्द से जल्द हो, ये सुनिश्चित करना। और ऐसे में सूची भी आपको दिखा रहे हैं, 5 अधिकारियों के यहाँ पर तबादले हुए हैं। और इस बीच प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उमर की जमानत अर्जी पर सुनवाई को लेकर एक खबर है। मुख्तार के बेटे उमर ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की, और एडीजे प्रथम कोर्ट से पहले खारिज ये जमानत हो चुकी थी। 3 अगस्त को मोहम्मदाबाद और गाजीपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। अब जमानत अर्जी पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में सुनवाई जो है वो अगले हफ्ते होने वाली है। ऐसे में इससे पहले कोर्ट की ओर से ये अपील जो है वो खारिज कर दी गई है। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखनाथ थाना क्षेत्र के मैरीगोल्ड हॉस्पिटल में मारपीट में घायल आप नेता कुंज बिहारी निषाद की मौत के बाद हंगामा हो गया है। परिजन और स्थानीय लोग इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में जुट गए, जिसके बाद भीड़ और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। इस दौरान गोरखनाथ इंस्पेक्टर शशिभूषण राय घायल हो गए। पुलिस बल प्रयोग कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बता दें कि कुंज बिहारी पर 23 अगस्त को अभिषेक पांडे और उसके साथियों ने हमला किया था। गंभीर हालत में भर्ती कुंज बिहारी की मौत हो गई, और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा प्राधिकरण ने यमुना में डूब जाने वाले क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउसों पर बड़ी कार्रवाई की है। कार्यवाही नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के नेतृत्व में की गई है। कार्रवाई के दौरान वर्क सर्किल 10 की टीम ने सेक्टर 150 और 151 क्षेत्र में बने सैकड़ों फार्म हाउसों को जमींदोज कर दिया है। करीब आधा दर्जन जेसीबी मशीनें, पीएसी जवान और भारी पुलिस बल इस कार्रवाई में मौजूद रहा। प्राधिकरण इस मुहिम में लगभग 20 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त करा चुकी है।
खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां निक्की हत्याकांड में एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि निक्की का अंतिम संस्कार हुआ था। वीडियो में निक्की के ससुर और उनके बेटे को चिता पर आहुति देते हुए देखा जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि परिवार ने आरोप लगाया कि घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। तो वहीं अब सामने आया ये वीडियो पुलिस और परिवार दोनों के बयानों से मेल नहीं खा रहा है। नोएडा के गांव परथला खंजरपुर में बुलडोजर चला है। दादरी एसडीएम अनुज नेहरा ने टीम के साथ अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। एसडीएम अनुज नेहरा के नेतृत्व में टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर 12 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। बता दें कि 105 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने जबरन अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। भूमाफिया भोले भाले गरीब लोगों के प्लॉट बेच रहे थे और अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को पहले नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद भी जब वो नहीं माने तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर की गई। खबर रायबरेली से है, जहां खलियान की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। तहसीलदार ने बताया कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी नीति के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर हुई है और जमीन को कब्जा मुक्त यहां पर करवाया गया है प्रशासन की ओर से। खलियान पर यहां पर बुलडोजर चला और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर पीला पंजा हुआ चलता आपको नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासन की मौजूदगी भी यहां पर रही। प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद रहा ताकि शांति व्यवस्था यहां पर बनी रहे और अवैध कब्जे को यहां पर हटाया गया है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां राजकीय इंटर कॉलेज में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वाले 2 शिक्षकों पर शिकंजा कसा गया है। करीब 9 साल पहले फर्जी अंक पत्र और प्रमाण पत्र के आधार पर दोनों को शिक्षक की नौकरी मिली थी। हाल ही में 20 अगस्त को दोनों को बर्खास्त कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक ये दोनों शिक्षक पहले आजमगढ़ में तैनात थे और बाद में तबादले के जरिए लखनऊ आए थे। जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की तहरीर पर सैरपुर पुलिस ने FIR दर्ज की है। विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर अंतर्राज्यीय गैंग के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी किराए के घर में फर्जी कंपनी और उसके कॉल सेंटर के जरिए जालसाजी को अंजाम दे रहे थे, जिसे पुलिस ने सीज कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। बता दें कि इन अपराधियों की ओर से लोगों को कॉल करके और विभिन्न स्थानों पर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनको विभिन्न देशों में जॉब का ऑफर दिया जाता था और उनसे उनका वीजा, पासपोर्ट, मेडिकल और फ्लाइट टिकट के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशानुसार लगातार वाराणसी में साइबर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उस क्रम में कल थाना चौक जनपदीय साइबर सेल और इन दोनों को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें ADCP साइबर अपराध और ACP साइबर अपराध के नेतृत्व में एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया, जिसमें ये विभिन्न लोगों को ये विदेश भेजने की बहाने में लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। ये अब तक की कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 9 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप और विभिन्न दस्तावेजें बरामद हुई है। ये इनकी कंप्यूटर और लैपटॉप से ये ज्ञात हुए कि लगभग 6000 फर्जी टिकट्स और फर्जी वीसाज जनरेट किया गया। और इनका घटना करने का तरीका है कि पहले एडवर्टाइजमेंट्स डालते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, उसमें से ये जो लोग इसके लिए फ़ोन करते थे उनके ये बोलते थे कि आप अपना डिटेल्स, आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर लीजिए और आपको हम टिकट्स और वीसाज वगैरह जनरेट करके आपको हम विदेश भेज देंगे। और ये प्रत्येक टारगेट से 45 से 50,000 रुपये लेते थे और अब तक इनके कंप्यूटर में कुल 6000 एप्लीकेशंस या 6000 फर्जी टिकट्स और वीसास बरामद हुए हैं। इसका मतलब है कि 6000 लोगों को इन्होंने ऑलरेडी टारगेट किया है। और बाकी इनका प्रारंभिक पूछताछ में ये भी पता चला है कि इनका नेटवर्क दिल्ली और मुंबई से भी लिंक्ड है और ये इस अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ने में ACP साइबर अपराध और ADCP साइबर अपराध के बहुत योगदान रहा और साथ ही साथ इनके जो अपवर्ड और डाउनलोड लिंकेजेस हैं उसको उनके की जानकारी। के डकोर थाना क्षेत्र में अवैध खनन के लिए मशहूर अपराधी गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके 2
इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रंजीत और महेश के रूप में हुई है, जिन पर 25-25 हजार रुपए का नाम घोषित था। बताया जा रहा है कि रकोट क्षेत्र में खदान मालिकों से डरा धमकाकर अवैध वसूली की लगातार शिकायतें पुलिस को मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर गहन जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि रंजीत के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय गिरोह सक्रिय था, जो खदान मालिकों को भय में डालकर उगाही कर रहा था। रंजीत इस गिरोह का सरगना बताया जाता है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर पहले से कई सारे संगीन मामले दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पहले ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर चुकी है। रंजीत और उसके सहयोगी महेश लंबे समय से फरार चल रहे थे और पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में भी शामिल थे। देर रात पुलिस इनामी अपराधियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार अभियान भी इससे पहले चला रही थी। जनपद जालौन का डकोट थाना क्षेत्र खनन प्रभावित क्षेत्र है, जहां वैध खनन की गतिविधि संचालित होती है। हमारे खदान मालिकों को भय में डालकर कुछ अभियुक्त उनसे अवैध धन उगाही कर रहे थे। उक्त परिप्रेक्ष्य में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा मुझे इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने, ताकि व्यापार सुचारू रूप से उनका चल सके, ऐसा माहौल तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में जब जांच की गई तो 5 लोगों का एक गिरोह है, जिसका सरगना रंजीत है। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए। कालांतर में जब इनकी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा। श्रावस्ती जिले के सिरसिया क्षेत्र में स्थित पांडवकालीन बाबा विभूतिनाथ मंदिर पर कजरी तीज के पावन अवसर पर हर हर महादेव की जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर भक्ति और उत्साह का माहौल बना दिया। देर रात करीब 1 बजे मंदिर का कपाट खुलते ही शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक करना शुरू कर दिया। बता दें कि कजरी तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की महत्ता रखता है। इसे बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। भक्तों ने भगवा रंग में रंगे कावड़ लेकर पवित्र राप्ती नदी, सरोवरों और धाराओं में स्नान कर जलाभिषेक के लिए यात्रा आरंभ की। कजरी तीज के पर्व पर बलरामपुर श्रावस्ती जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से सिरसिया क्षेत्र में पड़ने वाले पांडवकालीन बाबा विभूतिनाथ मंदिर पर लाखों की संख्या में रात से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा हुआ है। लोग यहाँ पहुंच करके भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, जो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए उनके सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन लगाई गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग भी लगाया गया है, डायवर्जन भी किया गया है कि भारी वाहन वहां न पहुंच पाए और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया भी यहाँ पहुंचे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक किए हैं। ऐसे में यहाँ मेला भी लगता है। बताया जा रहा है कि ये शिवलिंग जो पांडवकालीन बाबा विभूतिनाथ का शिवलिंग है, ये पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर स्थापित किया था और इसको विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन नहीं तोड़ पाए। तो यहाँ जो शिवलिंग है इसकी काफी मान्यता है। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए लाखों की संख्या में लोग कजरी तीज में इकट्ठा होते हैं और भगवान को जलाभिषेक करते हैं। लोगों की मान्यताएं भी होती हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनी मान्यताओं के अनुसार यहाँ जलाभिषेक करते हैं। श्रावस्ती से आगे टीवी के लिए प्रदीप। चंदौली जनपद इन दिनों बाढ़ की विभीषिका का दंश झेल रहा है। हालात से जूझ रहे बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में एसडीएम ने राहत सामग्री के रूप में फल और श्रृंगार का सामान वितरित किया। हरितालिका व्रत के मौके पर इस वितरण कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग मौजूद रहीं। इस दौरान सीएमओ की टीम ने मेडिकल किट भी बाढ़ पीड़ितों को बांटी है, ताकि बाढ़ जनित बीमारियों से बचाव किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी और राहत कार्य तेज गति से जारी रहेंगे।
खबर बागपत से है, जहां 4 साल पुराने राहुल हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। बड़ौद की साकेत कॉलोनी निवासी प्रिया और उसके प्रेमी विकास को पति राहुल की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और इसके साथ ही 42 हजार रुपए के अर्थदंड भी उन्हें दिए गए थे। अर्थदंड न अदा करने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ये फैसला अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत की अदालत ने सुनाया है। ये मामला जो है थाना बड़ौद से संबंधित था, जिसमें एक राहुल था। राहुल और प्रिया शताब्दी नगर के रहने वाले थे। इसमें राहुल 19 जून 2021 को घर से गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी 20 जून को लिखाई गई थी। उसमें बाद में पुलिस द्वारा जांच करने पर पाया, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। उसमें पाया कि प्रिया, उसकी पत्नी प्रिया और उसका एक प्रेमी जो दोवट का रहने वाला है विकास, उसको राहुल की लाश को बोरे में भर करके नहर में डाल पाई थी, क्योंकि इसकी जो है लाश है वो नहर से मिली थी। इसमें प्रोसिक्यूशन द्वारा 10 गवाह प्रस्तुत किए गए। प्रेम संबंधों के चलते प्रिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति राहुल की हत्या की। तो प्रेमी संग पत्नी ने हत्या की थी, जिसके बाद दोनों को ही सजा सुनाई गई थी। ऐसे में 42 हजार रुपए का अर्थदंड भी दोनों को ही सुनाया गया था, जहां पर अर्थदंड अदा न करने को लेकर कोर्ट का फैसला आया और 1 साल की सजा इन्हें दी गई है। गाजियाबाद संभागीय परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल पर रजिस्टर्ड नंबर को चेंज करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत वो लोग जिनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल चुका है, वो अपना नया नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से या फिर संभागीय परिवहन कार्यालय पर आकर प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। कोई भी वाहन स्वामी या ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति, उसका जो मोबाइल नंबर हमारे रिकॉर्ड में दर्ज, उसको यदि वो परिवर्तित करवाना चाहता है या बहुत पहले की गाड़ी है जब उसमें मोबाइल नंबर दर्ज नहीं रहता है, उसमें ऐड कराना चाहता है, ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से पहले से ही चल रही थी। इधर परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा 22 अगस्त को पत्र जारी करके विशेष अभियान चला करके इसको दर्ज कराने के ये निर्देश दिए गए। तो मेरे जनपद वासियों से अनुरोध है कि उनका कोई वाहन है या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें उनका नंबर दर्ज नहीं है, तो उसको दर्ज जरूर करा लें। दर्ज कराना जरूरी इसलिए है क्योंकि यदि हम परिवहन विभाग कोई आपके वाहन से संबंधित सूचना आपके पास भेजना चाहता है या किसी अलीगढ़ में पुलिस ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर किसानों और निवेशकों के साथ मिलकर ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 60 करोड़ 89,49 हजार रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। टप्पल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की पुष्टि की है। खबर वाराणसी से है, जहां भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा सनातन परंपरा में सर्वप्रथम की जाती है। इस बार भी बाजारों में मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं बेची जा रही हैं। आधुनिक दौर में भी लोग पारंपरिक प्रतिमाओं को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। मूर्तिकार पूरी श्रद्धा और लगन से प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मूर्ति खाने के कारखाने में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की मूर्तियां वो गणेश चतुर्थी के लिए बनाई जा रही है। कोई मूर्ति छोटी है, कोई बड़ी है, कोई ज़्यादा बड़ी है, कोई ज़्यादा छोटी है, लेकिन जो प्रेम है, जो श्रृंगार है, जो मूर्ति की बनावट है, वो हर मूर्ति में झलक रही है और झलकनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो गणेश है वो देवताओं में प्रथम कहे जाते हैं, भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। तो तमाम तरह की अलग अलग आकृतियों में, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग रंगों में और अलग अलग बनावट में जो गणेश जी की प्रतिमा है वो दिखाई दे रही है। और काशी का जो महात्म है, कहा जाता है कि काशी में 7 बार 9 त्यौहार, यानी 7 दिनों में 9 त्यौहार मनाए जाते हैं। और जो त्यौहार की सीजन है वो अब लगभग शुरू हो चुकी है। हरियाली तीज है, फिर गणेश चतुर्थी है, उसके बाद तमाम तरह के शारदीय नवरात्र है, वो तमाम त्योहारों का दौर शुरू होगा। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मूर्ति जो कलाकार हैं वो कितनी ध्यान से, कितनी कलाकारी से इस मूर्तियों को मूर्त रूप देने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब
मूर्ति की स्थापना होती है तो उसमें गणेश या कोई भी भगवान की मूर्ति की स्थापना होती है तो वो स्वयं विराजते हैं, तो लिहाजा उनके साज सज्जा और श्रृंगार में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा रही है। ये तकरीबन एक जगह की तस्वीरें हैं और आमतौर पर लगभग पूरी काशी में हर तरफ आपको इसी तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी, जो कि भगवान जो शिव के पुत्र हैं गणेश, जो अति प्रिय पुत्र हैं, उनको लेकर जो उनकी तैयारियां हैं गणेशोत्सव के लेकर, वो पूरी तरह से धूम के साथ काशी में तैयारी की जा रही है। और आमतौर पर जो मूर्ति की स्थापना होती है वो कल शाम से ही हो जाती है और उसके बाद गणेश जी की बाकायदा पूजा की जाती है, भजन कीर्तन गाए जाते हैं, लोगों के बीच खुशी का माहौल होता है और लोग बाहर से भी घर आते हैं, यानी काशी आते हैं गणेशोत्सव की जो स्थापना होती है उसमें अपना जो योगदान देने के लिए या फिर उनके सामने अपना सर पटक कर आशीर्वाद लेने के लिए। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो गणेशोत्सव को लेकर काशी में शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल वाराणसी से अभिषेक। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।